हेलो फ्रेंड, दिस साइड रश्मि एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। जून 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक के करंट अफेयर्स आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर देख सकते हो। पूरी तरह से कवर किया गया है द हिंदू, PIB और इनसाइट IAS मैगजीन। क्योंकि अभी रिजल्ट आया है तो मैं दो बातें करनी चाहूँगी आपसे, जो कि रैंक होल्डर थर्ड प्रतिभा वर्मा ने बताया। सबसे पहले तो उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया रिवीजन का, कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ मंथली करंट अफेयर भी कवर करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताया कि एलिमिनेशन मेथड को सीखे प्रीलिम को क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि 4 ऑप्शंस में से कैसे एक ऑप्शन तक पहुंचा जाए। और इसी पर्पज़ से मैंने पूरे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। सेपरेट सेक्शंस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं क्या है इस मैगजीन में। चलिए सबसे पहले देखते हैं जनवरी कैप्सूल में आर्ट एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्क्रिप्ट? इनमें से कौन लिपि नहीं है? ए बंगाली, बी देवनागरी, सी उड़िया, डी पंजाबी। बिल्कुल बंगाली स्क्रिप्ट है, देवनागरी भी स्क्रिप्ट होता है, उड़िया भी स्क्रिप्ट होता है, लेकिन पंजाबी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। गुरुमुखी एक्चुअली स्क्रिप्ट होते हैं, पंजाबी इज अ लैंग्वेज। ठीक है, लिपि क्या होती है? लिपि एक माध्यम होती है जिससे 1 से 2 लैंग्वेज बन सकते हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि से हिंदी भी निकला है और संस्कृत भी निकला है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वाज हेल्ड एट ए त्रिवंतपुरम केरला, बी जलंधर पंजाब, सी कन्नूर केरला, डी तेनी तमिलनाडु। आंसर इज सी कन्नूर केरला। केरला में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि भारतीय स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि क्या हुआ था कि क्योंकि इंडिया में 9 लैंग्वेज को कंबाइन करके एक अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट बनाने की बात चल रही थी, और ये जो है वो डेवलप किया गया है OCR टेक्नोलॉजी पे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एन अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट इज डेवलप्ड बाय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इट इज ऑफ 9 लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स डेवलपमेंट? 1 देवनागरी, 2 गुजराती, 3 कन्नड़, 4 मराठी। द आंसर इज 4 मराठी। ठीक है, तो 9 लैंग्वेज कंबाइन करके एक स्क्रिप्ट बनाया गया है जिसको भारतीय स्क्रिप्ट कहते हैं, और ये OCR टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट अबाउट भारतीय स्क्रिप्ट? रिसेंटली डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही लंबे लंबे स्टेटमेंट आते हैं UPSC एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान से देखें। 1, IIT बॉम्बे हैज ऑलरेडी डेवलप्ड अ यूनिफाइड स्क्रिप्ट कॉल्ड भारतीय स्क्रिप्ट। 2, अ मेथड ऑफ रीडिंग डॉक्यूमेंट इन भारतीय स्क्रिप्ट यूजिंग मल्टीलिंगुअल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है भारतीय स्क्रिप्ट को, और भारतीय स्क्रिप्ट जो है वो मल्टीलिंगुअल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पे बेस्ड है। चलिए फटाफट देखते हैं भारतीय स्क्रिप्ट को क्या है। भारतीय स्क्रिप्ट इज एन अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और ये डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। और ये जो स्क्रिप्ट है वो एक्चुअली 9 लैंग्वेज के कम्बिनेशन से बनाया गया है। वो लैंग्वेज है देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। ये द हिंदू से लिया गया है इनसाइट IAS मैगजीन को फॉलो करते हुए। नीड फॉर यूनिफाइड स्क्रिप्ट क्या है? अ कॉमन स्क्रिप्ट फॉर द इंटायर कंट्री इज होप टू ब्रिंग डाउन मेनी कम्युनिकेशन बैरियर इन इंडिया। नीड फॉर यूनिफाइड स्क्रिप्ट क्या है? अ कॉमन स्क्रिप्ट फॉर द इंटायर कंट्रीज होप टू ब्रिंग डाउन मेनी कम्युनिकेशन बैरियर इन इंडिया। एक्चुअली में कंप्यूटर जो है वो सारे भाषाओं को नहीं समझता, और हिंदी और इंग्लिश में तो हम लोग कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जो कंप्यूटर पे ऑपरेट नहीं किया जा सकता, और इसी संदर्भ में ये बनाया गया है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 9 लैंग्वेज। ओके, और ये IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा B 2 ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। IIT बॉम्बे नहीं बनाया है, किसने बनाया है?
IIT मद्रास ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लैंग्वेज इज प्रेजेंट लैंग्वेज इन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? 1 तमिल, 2 संस्कृत, 3 मराठी, 4 उड़िया। टू 2015 में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा लैंग्वेज रेसेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल में एक रेसेंट लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 क्लासिकल लैंग्वेज है और इसमें से एक और न्यू लैंग्वेज ऐड हुआ, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो वो कौन सा लैंग्वेज है? वो है मराठी। ठीक है, और क्लासिकल लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। भीमा कोरेगांव बैटल ऑफ 1818 was battle against A. British rule, B. जमींदार belongs to high caste, C. monarch rule, D. पेशवा। भीमा कोरेगांव बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, 1818 में हुआ था। वो किसके अगेंस्ट में हुआ था? वो एक्चुअली हुआ था, देखते हैं आंसर, वो एक्चुअली हुआ था पेशवा के अगेंस्ट में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भीमा कोरेगांव को बैटल में भीमा कम्युनिटी के का साथ दिया था। ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि भीमा कम्युनिटी बिलोंग करते हैं दलित से और ये एक दलित मूवमेंट का इस बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानाजी मालुसुरे अ मिलिट्री लीडर अ क्लोज एड ऑफ छत्रपति शिवाजी इज पॉपुलरली रिमेंबर्ड फॉर विच बैटल? तानाजी मालुसुरे, आपने मूवी देखा होगा तानाजी, तो आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तानाजी मालुसरे अ मराठा मिलिट्री लीडर अ क्लोज एड ऑफ छत्रपति शिवाजी इज पॉपुलरली रिमेंबर्ड फॉर विच बैटल? बैटल ऑफ पुरंदर, बैटल ऑफ खंदाना, बैटल ऑफ सिंगाबाद एंड बैटल ऑफ मालुसरे। इसकी पूरी स्टोरी इनसाइट में दिया हुआ है, इनसाइट IAS मैगजीन में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको बताती हूँ। तानाजी मालुसरे एक मराठा मिलिट्री लीडर थे जो कि छत्रपति शिवाजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। शिवाजी जो थे, शिवाजी और जयचंद के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट होता है फोर्ट ऑफ खंदाना को लेकर। ठीक है, उस एग्रीमेंट में ये था कि मुगलों को फोर्ट खंदाना दे दिया जाता है, जो बात शिवाजी की माँ जीजाबाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो बोलती हैं कि मुझे वापस चाहिए अपना फोर्ट। तब शिवाजी के फ्रेंड तानाजी मालुसरे जाते हैं और फाइट करते हैं और उस फोर्ट को जीत कर लाते हैं। तो उस बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। तो उस बैटल का क्या नाम है? बैटल ऑफ सिंगाबाद। क्योंकि जब वो जीत जाते हैं फोर्ट ऑफ खंदाना को तो वहाँ का नाम बदल दिया जाता है और वो नाम पड़ जाता है उस प्लेस का सिंगाबाद, यानी एक ऐसा शहर जो रूल किया जा रहा है किसके द्वारा? सिंह के द्वारा, यानी कि लायन के द्वारा। और लायन कौन यहाँ पे बताया जा रहा है? तानाजी मालुसरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज करेक्टली मैच्ड? 14 जनवरी हम सभी जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज करेक्टली मैच्ड? 1 उत्तरायण गुजरात, 2 माघ बिहू आसाम, 3 साजी हिमाचल प्रदेश। A 1 and 3, B 2 and 3, C 1 2 3, D 1 and 2. I hope you get the answer. Yes, the answer is C 1 2 3. ये तीनों ही फेस्टिवल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और बिल्कुल सही है। उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है, माघ बिहू आसाम में मनाया जाता है और साजी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इनसाइट IAS मैगजीन पेज नंबर 8 में अच्छे से इन्फॉर्म्ड है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और अगर आपको बिल्कुल यही नोट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और बिल्कुल ये नोट आपको मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय लाला लाजपत राय? क्योंकि लाला लाजपत राय का एनिवर्सरी बनाया गया था, बर्थ एनिवर्सरी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय लाला लाजपत राय? A आर्य समाज, 2 यंग इंडिया, 3 मैसेज ऑफ भागवत गीता, 4 डिप्रेस्ड क्लासेस। A 1 2 3, B 2 3 4, C 1 2 3 4, D 1 and 3. चलिए आंसर देखते हैं। लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था आर्य समाज, यंग इंडिया, मैसेज ऑफ भागवत गीता एंड डिप्रेस्ड क्लास, यानी ये चारों किताब लिखा गया था। ठीक है, तो आंसर इज C 1 2 3 4। चलिए जनवरी कैप्सूल में आप देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो फास्टैग हम सभी जानते हैं काफ़ी न्यूज़ में था, और 31 जनवरी तक फास्टैग को कंपलसरी हो गया था, सबको अपनी गाड़ी में लगाना था। ये क्या है, ये एक टैग है, तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टैग लाइन ऑफ फास्टैग? 1, ईजी टू ट्रेवल, 2, ईजी टू कलेक्ट, 3, ईजी टू क्रूज, 4, ईजी टू मूव। क्या है फास्टैग का? क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। विच बॉडी विल इम्प्लीमेंट द फास्टैग इन इंडिया? 1, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम, 2, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 3, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, 4, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फास्टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टैगलाइन है वो है ईजी टू क्रूज, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, यूपीएससी में नहीं तो जनरल पीसीएस एग्जाम में तो जरूर आ सकते हैं, तो याद रखें। आगे के क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, तो जरा जल्दी से देखते हैं फास्टैग है क्या। देखिए, फास्टैग जो है एक टैग है जो कि गाड़ी में लगाया जाता है, इस पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे जो फास्टैग टैग लगाया हुआ है बिल्कुल गाड़ी के बीच में लगाना चाहिए, और यहाँ से ये सिग्नल एंटीना लगा हुआ है, और ये सिग्नल को ये एंटीना कैच करता है, और बिल्कुल ये गेट जो है वो अपने आप ओपन हो जाएगा, और वो गाड़ी फिर आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फास्टैग न्यूज़ में है। और देखते हैं फास्टैग का पर्पस क्या है। रीलोडेबल टैग टू डिडक्ट मनी। यस, फास्टैग लगने से क्या होगा कि टोल प्लाजा में अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मैनुअल एम्प्लॉय को हटाकर कैशलेस पेमेंट की बात चल रही है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ मूव है और ट्रैफिकिंग भी कम करेगी, ठीक है। यहाँ पे सोर्स है दृष्टि IAS, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है। और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, जो कि क्वेश्चन में था, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर प्रॉपर्ली। देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो कि एक फ्लैगशिप इंटरनेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, जो कि इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसे पैन इंडिया बेसिस पे, और इलेक्ट्रॉनिकली टोल कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे दो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी यहाँ पे बताया जा रहा है। एक है NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि जो भी पेमेंट होती है वो इनके थ्रू होती है, जैसे रुपे कार्ड वगैरह भी पेमेंट इनके थ्रू ही होती है। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है IHMA, दैट इज इंडियन हाईवे मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है टोल प्लाजा सेटअप करने के लिए। जो फास्टैग का आप जो लेन देखते हो वो पूरा लेन सेटअप करने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच बॉडी विल इम्प्लीमेंट द फास्टैग इन इंडिया। तो अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है तो याद रखिए कि जो रोड पे लगाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया गया है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी इससे रिलेटेड है, तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट अबाउट फास्टैग? 1, फास्टैग इज वैलिड फॉर 5 years and available in different colors. 2, it was rolled out in 2016 mandatorily by government from December 2017. 3, it is mandatory to have rupees 100 as minimum amount under this system. फास्टैग में क्या 5 साल वैलिड है, और क्या ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल है? स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि इसे रोल आउट किया गया था 2016 में, और ये क्या ये मैंडेटरीली हो गया था दिसंबर 2017 से। और स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि एटलीस्ट आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ तो होने चाहिए अगर आप फास्टैग यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो एक मिनिमम अमाउंट मैंडेटरी है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले बात तो फास्टैग इज़ वैलिड फॉर 5 years। हाँ, ये 5 साल के लिए लाया गया है और ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। ये PIB 21 नवंबर 2019 के न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ये 2016 में रोल्ड आउट हो गया था और दिसंबर 2017 तक इसको मैंडेटरी बना दी गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली फास्टैग काफ़ी पहले से था, अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी सारे लैंड को फास्टैग बनाने की बात चल रही थी। उस टाइम क्या था, सिर्फ एक ही लैंड था फास्टैग में, तो लोग जाते नहीं थे क्योंकि लोगों को पसंद नहीं था कैशलेस की तरफ मूव करना। स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। 100 रुपीज़ तो आपके अकाउंट में होना चाहिए अगर आप फास्टैग यूज़ कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा C123। देखिए, यहाँ पे पिक्चर है जो दिखा रहा है कि फास्टैग अब सभी लैंड में हो गया है।
इशू रिलेटेड टू फास्टैग। ठीक है, फास्टैग बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे टेक्नोलॉजी अडेप्शन। जैसे मैंने जब पीपीटी में बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी की तरफ अडेप्ट करना हम लोग चाहते नहीं है। फिर प्राइवेसी इशू है, जैसे मान लो आप धरना करने जा रहे हो तो सरकार को पता चल जाएगी आप कहाँ से निकले हो, कहाँ जा रहे हो। उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर फास्टैग में आप आईसीआईसी बैंक से सपोज रिचार्ज करते हो तो आपको बार बार उसी से रिचार्ज करना पड़ेगा। कोई बैंक न्यूट्रलिटी नहीं है उसमें सुविधा। तो टैग इज सोल्ड बाय बैंक नॉट बैंक न्यूट्रल, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और उससे भी बड़ा इशू है टैग क्लोनिंग का। टैग क्लोनिंग क्या होती है? सपोज आपके गाड़ी में जो टैग लगा हुआ है फास्टैग का, उसी सेम टैग को कोई और कॉपी करके अपने गाड़ी में लगा देता है, तो आपका पैसा कट जाएगा और वो आराम से घूमेगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनवरी कैप्सूल में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। Question number 1. Consider the following statement related to coal sector in India. The government allows 100% FDI under the automatic route for coal mining in India. 2019 यूपीएससी में ऑलरेडी कोल माइनिंग पे क्वेश्चन आ चुका है। क्यों आया है उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे अभी हाल में मिनरल लॉ 2020 आया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोल सेक्टर इन इंडिया। 1. द गवर्नमेंट अलाउ 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर कोल माइनिंग इन इंडिया. 2. द कैप्टिव कोल मेक operators are allowed to sell only 25% of the extracted coal. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 both, D neither 1 nor 2. इसलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं मिनरल लॉ 2020। अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ने 100% FDI कर दिया है, और ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ईजिली उनको अलाउ करती है और उनको बार बार गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोल माइनिंग फॉर ओपन सेल, ठीक है, और 100% FDI हो गया था। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोल के 100% होने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, तो देखिए इम्प्लीकेशन का असर ये होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड मोनोपोली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, इट विल क्रिएट एन इफिशिएंट एनर्जी मार्केट एंड ब्रिंग मोर कंपटीशन एज वेल एज रिड्यूस कोल इम्पोर्ट। तो बिल्कुल एनर्जी इफिशिएंट हो जाएगी हमारी इंडिया, हमारा कंट्री, और ज़्यादा कंपटीशन होगा, और इससे क्या होगा कि कोल इम्पोर्ट भी कम होगा। इनसाइट IAS पेज नंबर 43 से आप देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन पे फिर से बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि हमारा एक नया टारगेट बनाया गया है कोल माइनिंग का, 1 बिलियन टन बाय 2023 टू 2024। याद रखिएगा, न्यू टारगेट ऑफ माइनिंग इज 1 बिलियन टन बाय 2023 टू 2024। और ये जो कोल माइनिंग होती है उसको परमिशन कौन देता है? यूपीएससी एग्जाम में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, हु ग्रांट्स द परमिशन ऑफ माइनिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है परमिशन देने में। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने बाउंड्री एरियाज़ में परमिशन देती है। जैसे अगर वो बिहार की बाउंड्री एरियाज़ में है तो बिहार के लिए परमिशन देगी, अगर वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री एरिया में तो मध्य प्रदेश के लिए परमिशन देगी। उसी तरह से अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट किस केस में देखती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 5th शेड्यूल जो मिनरल लॉ आया है उसके 5th शेड्यूल में जो भी कंपोनेंट है, जो भी मिनरल्स है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो 5th शेड्यूल में है वो है हाइड्रोकार्बन, ऑटोमिक मिनरल एंड मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, आयरन और बॉक्साइट, कॉपर और लेड, ब्रीसियस स्टोन, जिंक एंड गोल्ड, ये सारे जो है वो 5th शेड्यूल में आते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसाइट IAS पेज नंबर 43 में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोल सेक्टर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही है, क्योंकि 100% FDI तो है, लेकिन ऐसा कोई कैप्टिव कोल मेक ऑपरेटर के लिए ऐसा कोई कैप नहीं लगाया हुआ कि आप सिर्फ 25% ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले था ये कैप और अब ये हटा दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू ओपेक। Which of the following countries are part of the OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries? A. Iran, B. Saudi Arabia, C. Russia, D. Qatar. A. 1 2 3, B. 1 3 4, C. 1 4, D. 1 and 2.
ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सी कंट्रीज ओपेक में है। ठीक है, तो देखते हैं ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को। ओपेक इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 13 नेशन है। ये बना था 1960 में बगदाद में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में। इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इसकी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं अल्जेरिया, लीबिया, ठीक है, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कैंगो, अंगोला, ये सारे अफ्रीका में हैं। फिर साउथ अमेरिका में है वेनेजुला, इक्वेडर, जो कि अब हट चुका है, इक्वेडर अब नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं अरब साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, तो इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया। तो चलिए ऑप्शन पे देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन था ईरान, तो ईरान तो है हमने देखा, सऊदी अरेबिया वो भी है, रशिया एक्चुअली ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, टोटल 13 कंट्री है और उसमें एक ऑब्जर्वर कंट्री है। ऑब्जर्वर कंट्री कौन है, रशिया, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ये कट गया। और कतार जो है अभी हाल में हट गया है, तो वो भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी 1 एंड 2। तो देखते हैं आंसर इसका, आंसर इज डी 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, recent Satluj Yamuna canal was in news because of the recent judgment of Supreme Court in distribution of water between A. Punjab and Haryana, B. Punjab and Himachal Pradesh, C. Punjab, Haryana, Rajasthan, D. Punjab, Haryana, Himachal प्रदेश। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सतलज यमुना कैनाल काफ़ी न्यूज़ में था, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं और फिर आंसर पे आते हैं। 1966 में सबसे पहले पंजाब बना था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ था, और तभी से पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलज रिवर वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था, और हरियाणा को पंजाब पानी देने से मना कर रहा था। तो 1980s में ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। 2004 में भी इस पे जजमेंट दिया गया, और अभी हाल में इसका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा recent Satluj Yamuna canal was in news because of recent judgment of Supreme Court in distribution of water between पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो याद रखिए राजस्थान भी है इस केस में इन्वॉल्व। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।